जय हिंद ऑल, दिस इज द डिफेंस उस्ताद यानी कि अरुण सिंह तोमर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स जून 2022 के करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं। सारी कैटेगरीज इनमें इन्वॉल्व रहेंगी। टारगेट है हमारा सीडीएस एंड एनडीए 1 2023। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज है। इससे पहले के करंट अफेयर्स हमारे जो बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। सीडीएस में, एनडीए में काफी सारे करंट अफेयर्स आते हैं। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। प्रीवियस पोस्ट में मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपलोड किए हैं, तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट देयर। चलिए अब हम शुरू करें करंट अफेयर्स जून 2022 के। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई सीडीएस और एनडीए 1 2023 के लिए हम तकरीबन 10 से 12 महीने के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। अप्रैल का आपका हो चुका है, मई का आपका हो चुका है, और अब हम जून का करने जा रहे हैं। और दिसंबर तक की जो शीट्स हैं करंट अफेयर्स की, वो ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमने रिलीज कर चुकी हैं। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी हमारी जो आएगी वो आएगी नेशनल एंड डिफेंस की। नेशनल कैटेगरी के आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, डिफेंस के रहेंगे। ये दोनों कंबाइंड रहते हैं पहली कैटेगरी में। तो सबसे पहले वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब ऑब्जर्व किया जा रहा है? 2022 का। ठीक है, वो ऑब्जर्व किया जाता है जून 3 को। जून 3 को आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे है, वो ऑब्जर्व किया जाता है इंकरेजिंग द यूज ऑफ बाइसिकल्स अमंग द पीपल। और बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है इंडिया में? इंडिया में ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज टाटा ग्रुप बैक्स कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन नोएडा। तो आप सबको पता होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जेवर यानी कि नोएडा के पास में बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है। टाटा प्रोजेक्ट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर्म ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है। इनको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ग्रेटर नोएडा के पास में जेवर जो है जगह उत्तर प्रदेश का, वहां मिल रहा है। ये न्यूज किसने अनाउंस की? ये न्यूज अनाउंस्ड हुई है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL के थ्रू, जो कि एक 100% सब्सिडरी है किसकी? स्विस डेवलपर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की। ठीक है। और इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे डेवलप किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज जन समर्थ पोर्टल? जन समर्थ पोर्टल आपका एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है, जो गवर्नमेंट की सारी क्रेडिट स्कीम्स है उनको लिंक करने के लिए बनाया गया है। अपनी तरह में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है, जो बेनिफिशरीज को डायरेक्ट, जो लेंडर्स हैं, जो बैंक वगैरह है, और जो बाकी पैसे का आदान प्रदान जहां से हो रहा है, उन सबसे कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो स्कीम है जिससे उसकी सारी की सारी स्कीम, जो लिंक्ड स्कीम्स हैं, एंड टू एंड स्कीम्स, उन सबको कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। तो भाई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रिसर्च बॉडी है किसकी? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एट द स्टेट लेवल। तो TRI यानी कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस चीज पे फोकस करता है? ऑन इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। मोर और मतलब थिंक थिंक टैंक की तरह काम करता है ट्राइबल ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए पॉलिसीज लाना, उनके लिए क्या स्कीम्स अप्रोप्रिएट हैं, ये सब काम करना भाई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम होता है। 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। फिर हम आते हैं व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, उन सबको 2023 तक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाने के लिए बोला है। किसने बोला है? तो भाई इनको बोला है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया कि जितने भी हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट हैं वो सब अपने पेरीमीटर में इंट्रूजन, चार दीवारी में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम दिसंबर 2023 तक लगा लेंगे। सर्कुलर में ये भी लिखा हुआ कि जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हैं, जो गवर्नमेंट की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS का पार्ट नहीं है, वो भी पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाएंगे। तो ये आपका जो पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, ये एक तरह का सेंसर है, जिससे सिक्योरिटी एजेंसी को पता चलता है कि बाउंड्री वॉल्स पे किसी तरह की कोई हरकत हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सिस्टम सारा का सारा जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए, और अलर्ट्स देता है जब ऐसी कोई एक्टिविटीज आती है। कोई भी एनोमली डिटेक्शन होता है, कुछ भी पता चलता है, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो वो इसके थ्रू जाता है। ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है। इसी तरह सिस्टम हर तरह की मेलिशियस एक्टिविटी है उसको ट्रैक करने में कारगर है। नाउ सिक्स्थ, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया है? लॉन्गेस्ट बिट्यूमिनस लेन ऑफ 75 किलोमीटर इन 105 आवर्स एंड 30 मिनट। इतने टाइम में 105 घंटे 33 मिनट में उन्होंने लॉन्गेस्ट बिट्यूमिनस, जो एक तरह का कोल होता है, उसको मतलब उसका कंपोनेंट लेके 75 किलोमीटर का हाईवे बनाया है। कहाँ बनाया है, कौन सा हाईवे है? तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे 53 बिटवीन अमरावती एंड अकोला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। फिर इंडियन रेलवे लॉन्चेस रेलवे इनोवेशन पॉलिसी। तो भाई इस पॉलिसी के अंडर में क्या है कि 1.5 करोड़ जो रुपए हैं वो इनोवेटर्स को इक्वल शेयरिंग बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, विद माइलस्टोन वाइज पेमेंट प्रोविजन। जैसे जैसे वो माइलस्टोन ट्रैक करते जाएंगे वैसे वैसे उनको पैसा, जो फंड जो है, वो रिलीज होता जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि रेलवे इनोवेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप इंडियन रेलवे से जुड़ सकते हैं। जो फेज 1 रहेगा इस प्रोग्राम का, उसमें 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें रेल फ्रैक्चर से रिलेटेड इश्यूज होंगे, हेडवे रिडक्शन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, और तकरीबन जो टोटल 100 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो रिसीव किए जाएंगे, जो अलग अलग डिविजन है, रेलवे के अलग अलग जोन हैं, फील्ड ऑफिस हैं, और 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उन पे विचार किया जाएगा। ठीक है, उनकी जो सॉल्यूशन देगा उनको ये जो पैसा है वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज किया जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022। अब ये पता है, ये पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। पॉलिटी में काफी अच्छे से कवर करवाता हूँ मैं, पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम है यार प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम का। किस तरीके से होता है बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो सबसे पहले ये जानना है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं। कौन कौन होता है उसमें? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनके पास विधानसभाएं हैं, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विधानसभाओं के, यानी कि विधायक, यानी कि MLAs, ये लोग भी इलेक्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स या लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, और जो भी आपकी विधान परिषद या विधानसभाओं के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते इस इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड करने के लिए। इसीलिए वो पार्टिसिपेशन में इंक्लूड, इलेक्शन के पार्टिसिपेट नहीं करते। हालांकि वो लोग इम्पीचमेंट वगैरह में कर सकते हैं, वो दूसरी चीज है, वो पॉलिटी में मैंने पढ़ा है, लेकिन ये लोग अभी इलेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब कौन कौन नॉमिनेशन फाइल कर सकता है? तो भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, किसी तरह का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कोई भी स्टेट, कोई भी लोकल या अथॉरिटी के अंदर में नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ऐसी पोजीशन पे बंदा पहुंच जाता है जहां से वो अपनी दूसरी कंपनीज को या फिर अपने किसी बेनिफिशियरीज को क्या कर सकता है, फायदा पहुंचा सकता है। तो ऐसे किसी ऑफिस में आपको नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ द कैंडिडेट में बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, और द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट। जो बनता है वो किसी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस पहले भी होल्ड कर चुका होता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस उसके पास होता है, या फिर वो मिनिस्टर होता है कहीं, या यूनियन में स्टेट में कहीं भी, वो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसको रिजाइन करना पड़ता है बाद में। वो दूसरी चीज है। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और चीज आती है कि भाई नॉमिनेशन कौन कौन कर सकता है। तो नॉमिनेशन करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तकरीबन 50 इलेक्टर्स, और क्या होना चाहिए इनके पास में? 50 इलेक्टर्स। 50 इलेक्टर्स जो है वो इनके होने चाहिए प्रपोजर्स। मतलब ये जो एलिजिबिलिटीज थी ना, ये कौन कौन लोग इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से ही 50 लोग हैं वो इलेक्टर्स के तौर पे इनके नाम को प्रपोज करना चाहिए, और 50 जो लोग हैं दूसरे वाले इन्हीं लोगों में से वो सेकेंडर्स के तौर पे इनके नाम को सेकंड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया जाता है, 15,000 रुपए की सिक्योरिटी वगैरह भरी जाती है। ये प्रोसेस होता है। फिर और इसका ये ना कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, तो भाई वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम होता है, वो आप पॉलिटी में पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शायद उसको लेके मैंने डाला भी हुआ है वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल योग डे थीम 2022, इसको लेके एफ कैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जबकि इससे पहले ही मैं ये करंट अफेयर्स रिलीज कर चुका हूँ। बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, लिटरली लेट मी टेल यू, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आप लोगों को बस कीप अप करना है, मल्टीपल रिविजन करते चलने हैं, अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। CDS, NDA, CAPF, एफ कैट सबके लिए है ये।
तो चलो, इंटरनेशनल योग डे की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर ह्यूमैनिटी, सॉरी योगा नहीं बोलना चाहिए, योग फॉर ह्यूमैनिटी, जिससे पूरी हेल्थ से रिलेटेड चीजों को प्रमोट किया जाता है कि भाई मेंटल इमोशनल मेंटल स्ट्राइक जो कोविड की वजह से हुई है सारे इंडिविजुअल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड जून 21 2022 को सेलिब्रेट किया जाएगा टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों को ये भी बताया जाएगा कि भाई योगा जो है वो इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले कैसे ओरिजिनेट हुआ था। अब आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में जो है वो क्या है। तो भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो 10th जो शेड्यूल है आपका, 10th शेड्यूल के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1985 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। किसके थ्रू? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ताकि भाई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लोग बदल रहे हैं चुनाव जीतने के बाद में नेता, उसको रोका जा सके। एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या एम है? टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस दैट में बी प्रॉम्प्टेड बाय रिवॉर्ड ऑफ ऑफिस और अदर सिमिलर कंसिडरेशन। एक बंदा पार्टी ए से उसने उसको टिकट मिला, वो जीत गया और वो भाई संसद में आ गया। अब क्या हुआ कि पार्टी बी ने उसको लालच दिया कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, आप हमें सपोर्ट कर दो, और वो उसमें चला गया, है ना। तो भाई ये तो गलत है। तो क्या हुआ कि भाई ये जो कानून आया इसके तहत ये आ गया कि भाई अगर आपने पार्टी ए के बिहाफ पे टिकट लिया है और उसके बिहाफ पे चुनाव लड़ा है और आप जीते हैं, तो आप अगर पार्टी बी में जाएंगे तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो खत्म कर दिया जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, द लॉ अलाउज अ ग्रुप ऑफ एमपीज एमएलएस टू डिफेक्ट फ्रॉम अ पार्टी एंड मर्ज विद अनदर विदाउट इनवाइटिंग पेनल्टी इफ इट इन्वॉल्व द सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ एमएलएस ऑफ द पार्टी। अब इसमें लेकिन होता क्या है कि अगर किसी भी पार्टी के मान लीजिए टोटल 100 मेंबर्स हैं, 100 में से 60 के प्लस मेंबर्स जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, 2/3 मेंबर सम्मिलित होना चाह रहे हैं, तो भाई इसमें वो जो है वो डिफेक्शन लॉ के अंडर में नहीं आएंगे। अब अगर एमपीज और एमएलए जो हैं उनकी संख्या 2/3 से कम है, यानी कि 2/3 से कम है, तो वो डिफेक्शन लॉ के अंडर में आएंगे और उनको हटा दिया जाएगा। अब एक और चीज आती है इसमें कि डिफेक्शन लॉ काम कैसे करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में कोई भी एमपी या फिर कोई भी एमएलए जो आपका है, ठीक है, वो डिफेक्टेड माना जाएगा अगर वो वॉलेंटरी अपनी इच्छा से मेंबरशिप पार्टी के दे देता है, या फिर पार्टी उनको वोट देने के लिए बोलती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्टिव पे, तो वो उसको मना कर देते। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी मेंबर जो पार्टी को डिफाई कर रहा है उसकी भी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ये जो लॉ है ये पॉलिटिकल पार्टीज को पिनलाइज नहीं करती, उनको कोई सजा नहीं देती कि भाई आपके लोगों को जो दागी लोग हैं, जो डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर्स आप उनको ले रहे हो, उसके लिए उनको उनके लिए कुछ नहीं करती। ठीक है, अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन सी होती है? तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो विधानसभा विधान परिषद है, जो भी क्या नाम है हाउस होता है, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो चेयरमैन या स्पीकर होते हैं, वो डिसाइडिंग अथॉरिटीज होते हैं इन केस ऑफ डिफेक्शन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज इन वायलेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। वो डिसाइड करेंगे कि भाई इन लोगों को क्या सजा जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में ओरिजिनली क्या था कि 1/3 लोग इंक्लूडेड थे। 1/3 जो पार्टी मेंबर्स होते थे असेंबली के, पार्लियामेंट के, वो छोड़ के जा सकते थे, दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 91st सीएए के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा क्या किया, उसके 2003 में उन्होंने ये किया कि भाई एटलीस्ट दो 2/3 जो लोग होते हैं उनको जाना चाहिए, तभी एंटी डिफेक्शन का जो चार्जेस है वो नहीं लगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं, जो दागी मंत्री होते हैं, उनको किसी मिनिस्ट्री के पर्पस में या फिर दूसरे पर्पस में दूसरी जगह जीतने के बाद आप नहीं जा सकते, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर वाणिज्य भवन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नया वाणिज्य भवन जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की प्रेमाइसेस हैं उसको इनॉग्रेट किया। इसके साथ में निर्यात पोर्टल भी क्या बोलते हैं लॉन्च किया। ठीक है, तो वाणिज्य भवन क्या है भाई? एक इंटीग्रेटेड मॉडर्न ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो डिपार्टमेंट रहेंगे मिनिस्ट्री के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों डिपार्टमेंट्स के अंडर में रहेंगे। इसके साथ ही साथ एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया जिसका नाम है निर्यात, यानी कि नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, जो एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है इंडिया के फॉरेन ट्रेड की वो इनको यहाँ से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम। तो भाई देखो, वन नेशन वन सर्विस मतलब एक पूरे देश में एक मात्र एक जैसी सर्विस होनी चाहिए, उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जिसको कहा गया है भाई क्या,
तो कहा गया वन नेशन वन डायलिसिस। तो डायलिसिस वाला आप लोग प्रोसेस जानते ही होंगे, नहीं है तो फिर गूगल कर लेना उसको। तो ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंडर में है। डायलिसिस बहुत कॉस्टली क्या बोलते प्रोग्राम होता है हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में ये चीज आती है। नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है क्या? तो बजट स्पीच 2016-17 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिला अस्पतालों में वो लॉन्च करें। ठीक है। हर साल देश में तकरीबन 2.2 लाख नए पेशेंट आते हैं जो एंड स्टेज रीनल डिसीज यानी कि ESRD से ग्रसित होते हैं, और उन्हें तकरीबन 3.4 करोड़ डायलिसिस हर साल चाहिए होते हैं। इसीलिए वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके मरीजों के लिए। फिर व्हाट इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम यानी कि रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसका एम क्या है? टू स्केल अप द कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ द मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो आपकी MSMEs होती हैं उनकी जो कवरेज है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके स्टेट्स में, और जो एग्जिस्टिंग MSME स्कीम्स हैं उनको इनहेंस किया जा सके। इसमें इसको बेसिकली कनेक्ट किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम के साथ में। इनोवेशन को बढ़ावा देना है, इंक्यूबेशन करना है, नया बिजनेसेस का संरक्षण करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, उनकी स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के प्रैक्टिसेस को प्रोसेसेस को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स इंट्रोड्यूस करने हैं और मार्केट एक्सेस उनको देनी है। इसके लिए MSMEs जो है वो कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, इसलिए भाई ये चीज इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट आता है भाई, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स पिनाका मिसाइल सिस्टम। तो ये पिनाका MK1 इनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम EPRS, और पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन यानी कि ADM रॉकेट्स जो हैं वो पोखरन रेंज में उनका फ्लाइट टेस्ट हुआ DRDO के और इंडियन आर्मी के द्वारा। पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है इंडिया का, उसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे, इसके थ्रू डेवलप किया गया है। इट इज सपोर्टेड बाय ह्यूज एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, जो भी DRDO की क्या है बेसिकली एक लेबोरेटरी है पुणे में। फिर नेक्स्ट आता है हेलिना एंटी टैंक मिसाइल। तो भाई देखो, एक फ्लाइट टेस्ट जो था वो इंडियन आर्मी और जो साइंटिस्ट की टीम थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इनके द्वारा किया गया, प्लस इंडियन एयरफोर्स के जो बंदे थे वो भी थे इसमें। ठीक है। हेलिना क्या है? हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं जो लद्दाख के, वहां पर इसको लॉन्च किया गया जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन्स है। ठीक है। ये इंडिया के जो डेवलप्ड ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इक्विप करने के लिए इसको खासकर बनाया गया है। हेलिना हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल है। ठीक है। इसमें इंफ्रारेड जो IIR सीकर, इंफ्रारेड सीकर बोलते हैं जिसे, वो बेसिकली लॉक से पहले, लॉन्च मोड से पहले इसमें ऑपरेटेड रहता है। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक सबमरीन मिसाइल है यानी कि ATGM है, जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH पे माउंटेड रहती है। ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है इसके अंदर। ये तकरीबन 500 मीटर की रेंज वाले जो टारगेट्स होते हैं मिनिमम, और 7 किलोमीटर की रेंज वाले जो टारगेट होते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर स्ट्राइक कर सकती है। कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, जो भारी भारी आर्मर वाले जो आपके टैंक्स होते हैं उनको भी एक्सप्लोड कर सकती है। इसके साथ साथ डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड, मतलब ऊपर से जो अटैक मोड होता है उसके लिए भी ये मतलब काम कर सकती है। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया डॉर्नियर प्लेन। तो भाई मेड इन इंडिया जो डॉर्नियर प्लेन है उसकी पहली फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम के जो टाउन्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है। पहली जो फ्लाइट थी पैसेंजर एयरक्राफ्ट की वो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से स्टार्ट हुई और असम के डिब्रूगढ़ तक की। ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च ऑपरेटेड है? अलायंस एयर के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को जो है वो ऑपरेटेड है। इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट टू फ्लाई मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट फॉर सिविल ऑपरेशंस। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा। और यहाँ पर जो एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स होंगे ALG, इनको कौन मेंटेन करेगा? इसको मेंटेन करेगी IAF, इंडियन एयर फोर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी INS बख्शीर सबमरीन लॉन्च। सिक्स्थ सबमरीन सबमरीन स्कॉर्पियन सबमरीन और प्रोजेक्ट 75 लॉन्च कर दी गई है।
आईएनएस बख्शीर जो है वो छठवीं स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट 75 की है, मुंबई में लॉन्च किया गया इसको। इसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा हुआ है? इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। बहुत सारे इसके टेस्ट और ट्रायल्स वगैरह होंगे और इसके बाद में फिर इसको कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो प्रोजेक्ट 75 की है उसकी लास्ट सबमरीन की कैटेगरी में आती है। इसको कोलैबोरेशन में बनाया है नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ, कोलैबोरेट करके इसको बनाया गया है। और इसका जो नाम है वो कहाँ से लिया गया? आपसे सब जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो सैंड फिशेस का नाम लिया गया है, जो एक डीप वाटर सी प्रेडेटर है, इंडियन ओशन शिकारी मछली या फिर ऐसा कुछ है। नेक्स्ट इज आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी, ये दोनों नए वॉरशिप हैं इंडियन नेवी के। तो आईएनएस जो इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत है, ये फोर्थ और लास्ट वेल डिस्ट्रॉयर स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15 बी प्रोग्राम का। और आईएनएस उदयगिरी जो है वो इंडियन नेवल फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17 ए प्रोग्राम का। फिर इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया डीआरडीओ के थ्रू। तो डीआरडीओ ने क्या किया, इसकी जो पहली टेस्ट फायरिंग थी, ठीक है, नेवल एंटी शिप मिसाइल की, वो पहली बार लॉन्च करी। कहां से हुई? इसका लॉन्च किया गया सीकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर से। ठीक है, सीकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर बालासोर उड़ीसा। एंटी शिप मिसाइल होती क्या है? ये गाइडेड मिसाइल होती है जो शिप्स को और बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं इनको टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं वो सी स्किमिंग वैरायटी की होती है। ठीक है, जबकि दूसरी होती हैं वो इनर्शियल गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग वगैरह इस तरह के प्रोसेस को यूज करती हैं। एंटी शिप मिसाइल्स जो होती हैं वो अलग अलग वेरियस वेपन सिस्टम से लॉन्च की जा सकती हैं। सरफेस जो वॉरशिप्स होती हैं इवन फ्रॉम एयर, जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया, और बाकी फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है आईएनएस निर्देशक, इंडियन नेवल सर्वे वेसल लॉन्च। तो इंडियन नेवल सर्वे वेसल है जिसका नाम है आईएनएस निर्देशक, सेकेंड ऑफ द फोर सर्वे वेसल प्रोजेक्ट जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसई ने बनाया है, और उसको कटुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। ये इससे पहले भी जो शिप था ना उसका नाम भी निर्देशक ही था, इंडियन नेवल सर्वे शिप था, उसको दिसंबर 2014 में 32 इयर्स की सर्विस के बाद में डिकमीशन कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो आपका शिप बनाया है इसको किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है? इसको कोलैबोरेट करके बनाया गया है एल एंड टी शिप बिल्डिंग के साथ में। ठीक, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मतलब कहा जाए तो ये पब्लिक और जो प्राइवेट, सॉरी हाँ, प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये बेसिकली वॉरशिप कंस्ट्रक्शन जो इंडिया में हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की चीजें आगे अभी बहुत ज्यादा आएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दैट विच अमंग द फॉलोइंग वॉरशिप कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट आईएनएस निर्देशक। नेक्स्ट इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 मिसाइल। तो भाई अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिसकी स्ट्राइक रेंज 4000 किलोमीटर है, उसको बेसिकली स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी कि एसएफसी के अंडर में लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस फोर्सेस रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सीडीएस। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, और जो रेगुलेशंस थे तीनों डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कि भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जैसे हम अपॉइंटमेंट करते हैं उसको चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अब ऐसे ऑफिसर्स को भी कंसिडर कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इक्विवेलेंट या फिर जनरल इक्विवेलेंट की सर्विसेज के रैंक पर हैं, उनको सीडीएस के अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर कर सकती है। जो ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से या फिर जनरल के रैंक से, लेकिन उनकी एज 62 ईयर्स अभी नहीं हुई है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे, उनको भी सीडीएस अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है अमेंडमेंट रूल के हिसाब से। इससे पहले क्या गाइडलाइंस थी? इससे पहले ये गाइडलाइंस थी कि भाई कोई भी 4 स्टार जर्नल है तीनों सर्विसेज में से, उसको क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की पोजीशन के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंटमेंट था वो मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे ही होता था। फिर भाई VLSR-SAM टेस्ट, मतलब इंडिया ने सरफेस टू एयर मिसाइल को इंडियन नेवल शिप से लॉन्च किया। ठीक है, तो डीआरडीओ जो है उन्होंने जून 2024 को बताया, सॉरी जून 24 2022 को बताया कि वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSARM। ठीक है, एस आर एस एम होना चाहिए, SR SAM।
ठीक है। एसआरएसएम जो है उसको इंडियन नेवल शिप से चांदीपुर जो है उड़ीसा में वहां से लॉन्च किया। ये एक शिप वॉर वेपन है जो अलग अलग एरियल थ्रेट्स को, मतलब हवा में ही जो आपके थ्रेट्स आ रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह आ रही हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द सी स्किमिंग टारगेट्स। फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इंडिया। तो भाई देखो, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने इस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको के रेंज अहमदनगर में इसका ट्रायल किया गया। तो जो पूरी ये जो इंडिजीनियस है, मतलब हमारी खुद के देश में बनी हुई है, इसका नाम है एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके अंदर एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड रहता है जिसको हीट कहा जाता है। ये बेसिकली एक्सप्लोसिव जो रिएक्टिव आर्मर होते हैं, जो ईआरए होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स, उनके लिए। ठीक है, जो ऑल टैंक गाइडेड मिसाइल है इसको मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ में डेवलप किया गया है। और अभी इसके जो हैं वो टेक्निकल एवोल्यूशन चल रहे हैं, किसके साथ? एमबीटी अर्जुन के साथ। फिर आता है अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हिट। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया है आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इसके पास क्या है? इसके पास एक ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स हैं, ठीक है, जिससे इसको इनिशियल एक्सेलरेशन मिलता है। इसके साथ साथ गैस टर्बाइंस भी हैं। इसे बड़ी जो लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट है सबसोनिक स्पीड पे, उस पे भी ये फ्लाई कर सकता है। ठीक है, इंडिजीनियस अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम है। एयरब्रोन जो थ्रेट्स हैं उनको डिटर करने के लिए, ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या बोलते हैं, डीआरडीओ की तरफ। फिर आता है एक्सरसाइजेस, कुछ आपकी आती हैं जो आपके लिए जाना जरूरी है। सबसे पहले आपकी आती है एक्सरसाइज संप्रीति एक्स। ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। एक्स खान क्वेस्ट आती है आपकी, ये मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जिसमें मिलिट्री कंटीजेंट तकरीबन 16 कंट्रीज के इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इंडिया, जो मंगोलिया में हो रही है। फिर इंडिया एंड इंडोनेशिया कॉर्पेट, ठीक है, जॉइंट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडियन एंड इंडोनेशिया नेवी के साथ जो है वो लॉन्च की गई अंडमान एंड निकोबार कमांड में। फिर उसके बाद ऑपरेशन संकल्प। तो भाई ऑपरेशन संकल्प जो है उसका जो है वो थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर उसका स्टार्ट हो चुका है। ये बेसिकली जो गल्फ रीजन है, जो गल्फ रीजन में इंडियन नेवी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं जिसको ऑपरेशन संकल्प का है, वो लॉन्च किया 2019 जुलाई में, सॉरी जून में। इसका ऑब्जेक्टिव जो कि इंडियन फ्लैग वेसल्स होते हैं, जो भी इंडिया के शिप्स वगैरह होते हैं, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तहत से आराम से पास कराया जा सके, कि वहां पर पायरेट्स वगैरह का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इंडिया बेसिकली क्या है कि अपनी 85% जो उसके ऑयल इंपोर्ट है जो बाहर से मंगाती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और 60% इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो गल्फ रीजन से आता है, इसीलिए ये एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक्सरसाइज लमिती 2022, ये इंडिया और सेचेलिस के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। एफ कैट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे लेकिन उनके बारे में आई एम नॉट अवेयर। तो ये जो मुझे पता है उनके बारे में बता। नेक्स्ट इज वरुणा, ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन और फ्रेंच नेवीज के बीच में। फिर अगेन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, तो फोर्थ एडिशन जो है इंडियन बांग्लादेश नेवी का बायलैटरल कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज का, वो नदर्न बे ऑफ बंगाल सी में जो है वो लॉन्च किया गया। और फिर आती है आपकी एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडियन नेवी के बीच में थर्ड एडिशन है। बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर जो है बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला पे ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन। तो भाई 1 जून को हर घर दस्तक कैंपेन कैंपेन है उसको स्टार्ट किया गया अक्रॉस द नेशन, ताकि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको कंप्लीट कोविड 19 वैक्सीनेशन लग सके। जो भी लोग 12 साल से लेके 14 साल के बीच में हैं उनको प्रिकॉशन डोजेस दिए जाएं, और उनको सारे डोजेस दिए जाएं। और जो 60 साल के ऊपर के हैं उनको प्रिकॉशन डोजेस दिए जाए। ये इंश्योर किया जा रहा है, 2 महीने का डोर टू डोर कैंपेन है। आपके घर पे भी लोग आए होंगे सर्वे करने के लिए, पूछने के लिए कि वैक्सीनेशन लग चुके हैं कि नहीं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यानी कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्कीम, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया स्कीम।
बेसिकली इसमें क्या है कि जो स्कीम है एक तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराएगी गरीब और जो प्रतिभा के धनी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना है। तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स रहेंगे जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन दी जाएगी क्लास 9 से लेके क्लास 12 के बीच में। ठीक है, जो एससी कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, कौन कौन कवर होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ऐसे स्टूडेंट जिनकी पेरेंटल इनकम तकरीबन 2.5 लाख पर एनम ही है। तकरीबन 3,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा एनईटीएस के थ्रू, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट श्रेष्ठ स्कीम का जो रहेगा उसके लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। फिर हम बात करेंगे महुआ निपुण इनिशिएटिव के बारे में। एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यानी कि निपुण। जून 2020-2022 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। तकरीबन हाँ, तकरीबन 1 लाख के ऊपर के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बेसिकली एक दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अम्ब्रेला स्कीम रहेगी। इसके अंडर में महुआ निपन जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, वो लॉन्च किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फ्रेश स्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्रीज में भी इनको दिलवाई जाएंगी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगी? तो भाई इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्पेलिंग गलत हो गई, कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि एनएसडीसी। तो मेरी राइटिंग बहुत खराब है यार, सुधारनी पड़ेगी। एनएसडीसी जो है वो इसको लॉन्च करेगी। नोडल एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडी। ठीक है, ये पूरी एजेंसी जो है ना, यही ओवरऑल एग्जीक्यूशन देखिएगा भाई, ट्रेनिंग का, कैंडिडेट ट्रैकिंग का, मॉनिटरिंग का, सब कुछ इसका काम रहेगा। फिर ONORC स्कीम फॉर ऑपरेशनल इन एंटायर कंट्री। तो असम जो है, असम बिकेम द 36 स्टेट, मतलब सबसे लास्ट स्टेट बन गया वन नेशन वन राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए। असम के एडिशन के साथ ही जितने भी आपके 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज जो हैं, वो सब के सब राशन कार्ड्स को इश्यू करना स्टार्ट कर दिया, जो एप्लीकेबल रहेंगे ऑल ओवर द कंट्री। ONRC स्कीम की तरफ देखें तो ये नेशनलाइजिंग है राशन कार्ड का। इस स्कीम के अंडर में जो राशन कार्ड हैं वो आधार के साथ, आधार सीडिंग के साथ लिंक किए जाएंगे। इससे जो भी बेनिफिशरीज हैं वो कहीं से भी जो फूड ग्रेन्स आधार के वो सॉरी राशन कार्ड के तहत लेते हैं, वो पूरी कंट्री में फेयर प्राइस शॉप जो रहती है कहीं से भी ले सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी मिलेगी ना जितने भी सिटीजन है जो उसके अंडर में आते हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में, ठीक है, 2019 में। तो जितने भी वन नेशन वन राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी स्कीम है, तो इसके अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के बेनिफिशरीज जो हैं वो कवर्ड रहेंगे। इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेंगे। इस स्कीम के थ्रू तकरीबन 80 करोड़ से भी ऊपर के जो इंडियंस हैं वो बेनिफिटेड हैं। ठीक है, इसमें बंदों को हर महीने 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल मिलता है, 2 रुपए के हिसाब से उनको गेहूं मिलता है, और 1 रुपए पर केजी के हिसाब से उनको जो है वो मोटा अनाज दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ कैरोसिन वगैरह और भी कुछ चीजें होती हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। तो भाई देखो, अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। ये सवाल जो है ये आपका करंट अफेयर्स, ये CDS 2022 में आ चुका है। बेसिकली ये जो करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर किए थे, ये मैंने पिछले बैच के लिए किए थे, लेकिन 10 से 12 महीने के क्योंकि कवर किए जाते हैं, तो और CD सबका साल में 2 बार होता है, तो 6 महीने के करंट अफेयर्स हर बार बच्चों को वो है वो रिपीट करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी CDS 2 2022 में आ चुका है। तो तुर्की जो है उसका जो नाम है वो अब तुर्की हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस में इसको लेके ऑफिशियली उन्होंने चेंज करवाया नाम अपना, टर्किश गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट सॉरी रिक्वेस्ट पे। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज तुर्के ये। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि उनगा ने इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन और मल्टीलिंग्विज्म, मतलब बहुभाषाई जो रेजोल्यूशन है उसको उन्होंने क्या बोलते हैं, अडॉप्ट किया।
ठीक है। अच्छा खासा इनिशिएटिव है, काफी बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, इसके साथ साथ बांग्ला और उर्दू को भी पहली बार जो है मेंशन किया गया। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है यूएन की? इंग्लिश, चाइनीज, अरेबिक, रशियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश जो है, ये जो छह ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। फिर दो कंट्रीज हैं आपकी, एक है यूक्रेन और एक है मोल्डोवा। उनको यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, कैंडिडेट स्टेटस है वो प्रदान किया। फिर हम बात करते हैं G7 का एजेंडा क्या है। पीएम मोदी जर्मनी में है, G7 की मीटिंग हो रही है। एजेंडा क्या है G7 समिट का? तो G7 एक इनफॉर्मल फोरम है जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, वो इसके मेंबर्स हैं, जिसमें एक है आपका फ्रांस। ठीक है। और हाँ, फ्रांस है भाई, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, हाँ, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन वगैरह वाले हैं, ये लोग इसके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो अभी जर्मनी के पास में है। फिर आता है भाई, अब स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले एशिया कप हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मिला, जापान को 1-0 से बेट करने के बाद में। बहुत छोटी छोटी खबरें हैं ये। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो अवार्ड टाइप का होता है, ये ब्रिटिश जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं मोइन अली, उनको दिया गया है। ठीक है। रोलैंड गैरस जो 2022 है उसमें राफेल नडाल ने 14th टाइटल जो है जीत लिया है, कैस्पर रड को हराने के बाद में। एंड नेक्स्ट इज वुमेन्स फ्रेंच ओपन 2022 टाइटल जो है वो इगा स्वेटेक को मिला है। उन्होंने अमेरिकन टीनेजर कोको गॉफ जो है उनको हराया है सिंगल्स में। ये उनका दूसरा रोलैंड गैरस का टाइटल है। फिर आ जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वो जून 4 को स्टार्ट हो गए, पंचकुला हरियाणा। ठीक है। मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्टिंग इवेंट है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें रहेंगे। इनका ऑफिशियल नाम जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया गया है। और ये बेसिकली 2021 में नहीं हुए थे भाई आपका, कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से, इसलिए अब इनको फोर्थ एडिशन अभी हो रहा है। जून 4 से लेकर जून 13 तक पंचकुला और उसके साथ में जो नियर बाई सिटीज हैं। जो इनॉग्रल खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम से पहले जाना जाता। ठीक है। 2018 में। और सबसे पहले हरियाणा ने इसको जीता था। इस बार 5 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं वो उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कलियारपट्टू, थांग टा, गटका, योगासन और मलखम, ये सब ऐड किए गए हैं। फिर नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्लूड इंडिया अमंग द टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस बाय 2030। पॉलिसी का एम है कि भाई सेफ, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है वो कंट्री में डेवलप किया जा सके। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ASFI वो नोडल बॉडी रहेगी सारे एयर स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराने के लिए। एक रोबस्ट टाइप का इकोसिस्टम है एयर फोर्स एक्टिविटीज के लिए, वो डेवलप किया जाएगा। इससे तकरीबन 1 लाख के करीब जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट की जाएंगी। एयर स्पोर्ट्स सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। जो अभी 100 करोड़ का रेवेन्यू है उससे तकरीबन 10,000 करोड़ के रेवेन्यू को एम रखा गया है। ठीक, काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, तो अवनी लिखारा जो है उनको पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में जो शेडरॉक्स फ्रांस में हुई है उसमें उनको गोल्ड मिला है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई आपका GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। उसको जून 22 को लॉन्च किया जाएगा, इसरो ने ऐसा बताया है। तो सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की जाएगी? ये लॉन्च की जाएगी एरियन वी जो रॉकेट है एरियन स्पेस का, कोरो इन फ्रेंच गीना, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के अंडर में है। ये GSAT-24 सैटेलाइट मिशन इसका फर्स्ट डिमांड ड्राइवन मिशन है। स्पेस रिफॉर्म्स काफी सारे थे उसके बाद में। GSAT-24 क्या है? बेसिकली एक 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है। जिसके थ्रू जो DTH एप्लीकेशन नीड्स हैं वो कंट्री में फुलफिल होंगी। जो GSAT आपकी सैटेलाइट्स होती हैं ये वीडियो, डिजिटल ऑडियो और डेटा ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम में आती है। इसके साथ साथ अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें, जैसे कि आप एक होता है आपका इनसेट। इनसेट क्या होता है? इनसेट होता है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, हाँ, सैटेलाइट सिस्टम, ये आपका होता है इनसेट।
और जो आपका जीसैट होता है, इसका मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। दोनों इंपॉर्टेंट सैटेलाइट सिस्टम होते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, डेडिकेटेड होते हैं, इंटरनेट, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, मीटरोलॉजी, इन सब से रिलेटेड। ठीक है। बेसिक अगर फर्क अगर आप देखें, तो इनसेट जो है वो सीरीज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, जो मल्टीपर्पज यूज के लिए रहती हैं। इसमें ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी सब आ जाती है। और जो जीसैट होती है वो वीडियो, डिजिटल ऑडियो और डेटा ब्रॉडकास्टिंग के लिए ही यूज की जाती है। पहली इनसेट जो सैटेलाइट है, इनसेट 1A, वो कब लॉन्च हुई थी? वो लॉन्च हुई थी भाई अप्रैल 1982 में। और पहली जो जीसैट सैटेलाइट थी, जीसैट 1, वो अप्रैल 2001 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ऑर्बिट में वो जाने से फेल हो गई। फिर इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता क्या है? तो भाई लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो आकाश पे नजरें गड़ा के रखता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, एस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है। स्पेस डेब्रिस होता है, जो स्पेस में कचरा होता है वो। इसके साथ साथ सुपरनोवा और ग्रेविटेशनल लेंसेज होते हैं, उन सब पे नजरें बना के रखता है। वन ऑफ अ काइंड टेलीस्कोप है, इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? जो तो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरिस इन नैनीताल, वहां पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। क्यों? क्योंकि देवस्थल जो एक जगह है ना, वो ये मतलब अपने आप में एक ऐसी जगह है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए काफी ज्यादा मानी जाती है। ठीक है। थर्ड टेलीस्कोप है जो देवस्थल से ऑपरेट करेगा। इससे पहले 3.6 मीटर का देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी यहाँ पर लगाया जा चुका है, और 1.3 मीटर का देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी यहाँ पे लगाया जा चुका है। फिर कोविड 19 वैक्सीन जो है वो एनिमल्स के लिए लॉन्च की गई, इंडिया की पहली कोविड 19 वैक्सीन, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। ये एनिमल्स के लिए लॉन्च की गई, इसको प्रोड्यूस किया गया आईसीएआर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स के द्वारा, एनआरसी, जो हरियाणा में है। प्लस एक और खबर है भाई, कि कैंसर ड्रग ट्रायल न्यूज जो है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से कंपनी आई। ठीक है। उन्होंने मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में 18 पेशेंट्स के साथ में, जिनको रेक्टल कैंसर था, उनके साथ में एक ड्रग ट्रायल किया और एक दवाई लेके आए, दोस्तार लिमाव। 6 महीने तक उन्होंने इसके ऊपर ट्रायल्स वगैरह किए, और एंड में उन्होंने बोला कि इनमें से एक बंदे के ऊपर जो है वो ट्यूमर है, गायब हो गया। तो उसके बाद ये खबर भी वैसे अभी ज्यादा फैली नहीं है, बट आई थॉट दैट यू मस्ट नो अबाउट इट। फिर पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इन स्पेस हेडक्वार्टर इन गुजरात। इन स्पेस बेसिकली क्या है? तो भाई इन स्पेस एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि डीओएस के अंडर में है, फॉर अलाउइंग स्पेस एक्टिविटीज एंड यूजिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओन फैसिलिटीज। जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, वो उनके साथ में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत यूज कर सकती हैं। इन स्पेस के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है पवन गोयंका। इसके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे, स्पेस से सेफ्टी एक्सपर्ट्स रहेंगे, एकेडमिक एक्सपर्ट्स रहेंगे, लीगल और स्टैटिक एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स रहेंगे, वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो जो भी आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिया में ये सिनेरियो बढ़ रहा है, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो जनरली कॉलेजेस के थ्रू पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इन स्पेस के थ्रू वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है। जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, वो इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। इन अनदर न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको रिटायर करने का फैसला ले लिया है। ठीक है। और एक और चीज, कि इंटरनेशनल योगा डे 2022 में एम्स ने इंडिया का पहला एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट जो है वो योगा एंड स्पेस के लिए डेवलप किया। ठीक है। कमिंग बैक, इस्कंदर एम मिसाइल क्या है? तो भाई इस रशिया ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो है वो बेलारूस तक भेज दी। इस्कंदर एम एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कहीं भी कैरी कर सकता है। 500 किलोमीटर यानी कि 300 माइल तक इसकी रेंज है, और ये 700 केजी तक का पेलोड जो है वो कैरी कर सकता है। फिर आता है इंडिया की पहली एमआरएनए वैक्सीन गेट्स इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो जेनोवा एम आर एन ए वैक्सीन,
तो इंडिया की पहली एमआरएनए वैक्सीन है, इसका नाम है जेमकोवैक 19। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसको मिल चुका है डीजीसीआई यानी डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने टू डोज बेस्ड एमआरएनए कोविड वैक्सीन है, जो पुणे की जो फर्म है जिसका नाम है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए सारे एडल्ट जो 18 साल से ऊपर हैं उनको दी जा सकती है। इसको गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली जो बाकी की एमआरएनए जो आपकी वैक्सीन होती हैं उनको सब जीरो टेम्परेचर्स पे आपको रखना पड़ता है, जबकि ये जो वैक्सीन है इसको 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप रख सकते हो। मतलब ये आपका जो मेडिकल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं स्टैंडर्ड्स उनमें भी रखा जा सकता है। इससे पूरी कंट्री में वैक्सीन आराम से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ठीक है। फिर एमआरएनए होता है क्या है, तो इस शॉर्ट फॉर मैसेंजर आरएनए। ये एक तरह का आरएनए होता है जो सेल्स में पाया जाता है, जो प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे सेल्स को सिखाता है, बताता है किसी भी की प्रोटीन कैसे बनाना है। कोई भी हमारी बॉडीज में बाहर से कोई भी पैथोजेंस वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए इम्यून रेस्पॉन्स जो है कैसे डेवलप करने हैं। फिर नया जियोलॉजिकल मैप जो मून का वो लॉन्च किया गया, चाइनीज साइंटिस्ट ने एक हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक मैप जो है, डेटा जो उनका चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है जिसको चैंग ई प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसके थ्रू डेटा लेके उन्होंने हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक मैप है जो फिजिकल फीचर्स है मून के, उसको लेके उन्होंने एक मैप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है। इस मैप पे तकरीबन 12,341 इम्पैक्ट क्रेटर्स, 17 रॉक टाइप्स, 81 इम्पैक्ट बेसिन्स वगैरह जो हैं, और 14 टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सब के सब इस पे दिखाए गए हैं। अब जो मून की जियोलॉजी है, ठीक है, जो मून की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एवोल्यूशन है, उसको लेके काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसका नाम किसके बेसिस पर रखा गया है? चैंग ई 5 मिशन का जो नाम है वो एंशियंट चाइनीज गॉडेस ऑफ मून के ऊपर रखा गया है। अब आ जाते हैं हम भाई इकोनॉमी पे। तो भाई देखो, खरीफ क्रॉप की एमएसपी है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो जारी हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए ने, जिसकी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं, जून 8 2022 को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है खरीफ क्रॉप्स के लिए, जितनी भी चार मेजर खरीफ क्रॉप्स उनके लिए बढ़ा दी फॉर सीजन 2022 एंड 2023। ठीक है। राइस के लिए भी बढ़ा दी भाई, 1940 थी उसको 2040 कर दिया गया। ग्रेड ए राइस की 1960 से लेके 2060, हाइब्रिड ज्वार की 2738 से 2970, बाजरा की 2758 से 2990, और रागी की 3377 से लेके 3578 तक कर दी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, फिच इंडिया रेटिंग्स। तो भाई इंडिया का जो रेटिंग था वो पहले फिच रेटिंग के हिसाब से नेगेटिव था काफी सारी चीजों में, फिर उन्होंने उसको स्टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टेबल में कन्वर्ट करने को लेके क्या उनके रीजंस रहे, तो सबसे पहले आता है रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी। एजेंसी ने ये कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कोविड 19 पैंडेमिक के बाद में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंडिया की जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.7% तक पहुंच गई। इसके साथ साथ हाई नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी बताया, तो सेम चीज बताया उन्होंने कि जो डेप टू जीडीपी रेशियो रहता है, डेप टू जीडीपी का जो रेशियो रहता है वो काफी क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है। फिर इंडिया के जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वो भी काफी ज्यादा बैलेंस में चल रहे हैं। ठीक है। जो सॉलिड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो काफी अच्छे इंडिकेशंस दे रहे हैं। और स्लो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं वो इंडिया की करंट रेटिंग के लिए काफी बड़े सपोर्टिंग फैक्टर है। इससे ये पता चलेगा कि इंडिया की जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। फिर आरबीआई ने और मास्टर कार्ड से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो हटा ली। तो क्यों लगाए थे? सबसे पहले जुलाई 2021 में आरबीआई ने क्या किया कि मास्टर कार्ड को कोई भी नया क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू करने से मना कर दिया। वो इंडिया के डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेटा स्टोरेज रूल्स का वायलेशन किया था। ये यूएस बेस्ड कंपनी के लिए बहुत मेजर हिट था, क्योंकि इनका तकरीबन 33% मार्केट शेयर जो था वो इंडिया में था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से मास्टर कार्ड ने जो रूल्स फॉरेन कार्ड नेटवर्क्स के लिए उन्होंने लगाए थे, इंडियन पेमेंट्स जो मार्केट में करेंगे वो लोग, उसके लिए उसका पालन नहीं किया। ठीक है। क्यों? क्योंकि 2019 में क्या किया था, आरबीआई ने कुछ स्टोरेज पेमेंट्स सिस्टम्स जो थे डेटा के लिए वो लागू किए थे कि भाई अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके सर्वर्स इंडिया में होना चाहिए, और जो भी बैंक्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारा डेटा जो है पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। मास्टर कार्ड ने ये नहीं किया तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया।
ठीक है। अब इसके बाद क्या किया आरबीआई ने, जो मास्टर कार्ड एशिया और पैसिफिक है उनको नया डोमेस्टिक कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया गया। डेबिट क्रेडिट प्रीपेड सब तरह के। फिर एक इंपॉर्टेंट खबर, यूपीआई रुपए इन फ्रांस लॉन्च क्यों हुआ? यूपीआई रुपए कार्ड का फ्रांस में वो सिग्निफिकेंट क्यों है? तो भाई देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल, इसके साथ साथ जो जो बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म है, उसने एक एमओयू यानी कि मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लायरा नेटवर्क, एक फ्रेंच पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है, उसके साथ में साइन किया। इसके साथ क्या, वो जो इंडियंस हैं जो फ्रांस में हैं, वो यूपीआई और रुपए कार्ड से जो टर्मिनल्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो लायरा नेटवर्क से रिलेटेड हैं, उनमें वो लोग पे कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी टूरिस्ट वगैरह हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए दिस थिंग विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, इसके साथ साथ जो रुपए है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा ये। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, वो यूपीआई नेटवर्क से भी लिंक किए जाएंगे। तो यूजर्स क्या कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई एप्स के थ्रू उनको कनेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। फिर बहुत बड़ी खबर, यूएस बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना को सरपास कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में। तो यूएस जो है, बायलेटरल ट्रेड है इंडिया का यूएस के साथ में, वो तकरीबन पहुंच गया यूएसडी 119.42 बिलियन। ठीक है, ट्रेड जो चाइना के साथ में था वो उससे ऊपर पहुंच गया। ये डेटा किसने रिलीज किया है? ये डेटा किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आई प्रॉमिस आई विल वर्क ऑन माई हैंड राइटिंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से लेटेस्ट डेटा आया है, इंडिया का जो ट्रेड एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जाता है, वो 51.62 बिलियन से लेके इस फिजिकल ईयर में 76.11 बिलियन ईयर पे पहुंच गया। और इंपोर्ट जो है वो 29 बिलियन से 43.31 बिलियन हो गया। तो इसको बायलैटरल ट्रेड कहेंगे, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। इससे पहले 2013, 2014, 2017, 2018 में, 2020 और 21 में चाइना इंडिया का लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर था। ठीक है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा जो इंडिया के सबसे बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि भाई ब्लैक स्वेन इवेंट क्या होता है। इससे तकरीबन 7.8 ट्रिलियन रुपीस जो है इंडिया से बाहर जा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक स्वेन इवेंट क्या होता है? ये एक रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है, जो सरप्राइज की तरह आता है और पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ब्लैक स्वेन इवेंट का मतलब ये रहता है कि हाईली अनलाइकली टू हैपन। फ्रीक्वेंसी लाइक्लीहुड की कितनी है? अनलाइकली है। लेकिन अगर हो गया तो भाई इसकी सिवियरिटी बहुत खतरनाक होगी। ठीक है, तो ब्लैक स्वैन इवेंट जो होता है, इसके तीन फीचर्स होते हैं। एक्सट्रीमली रेयर, आउटसाइड द रियल्म ऑफ रेगुलर एक्सपेक्टेशंस, की हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट दे सीम प्रोबेबल इन हिंडसाइट, लेकिन अगर उसको तरीके से देखें तो भाई उसके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसके हिसाब से भाई जब वो हिट करता है, तब उसके एक्सप्लेनेशन सारे आपको समझ में आते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता था। तो ब्लैक स्वैन इवेंट कब अपीयर क्या हुआ? तो ये जो थ्योरी है, ये बेसिकली आई है किसके थ्रू? ये थ्योरी एक ऑथर है, एक इन्वेस्टर है, इनका नाम है नसीम निकोलस। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, नसीम निकोलस तलेब, 2001 में दी थी। इनकी एक बुक थी द ब्लैक स्वैन, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल, ये बुक आई थी। और ये जो ब्लैक स्वैन होता है, ये बेसिकली यूरोपियन से जुड़ा हुआ है। यूरोपियंस पहले क्या सोचते थे कि 1697 तक तो वो लोग यकीन करते थे कि काले कलर के हंस तो होते ही नहीं। लेकिन एक डच एक्सप्लोरर था, उसने सबसे पहला काला हंस ऑस्ट्रेलिया में स्पॉट किया। तो ये मेटाफोर है, 17वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ है, कि जो वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है हंसों को लेके, वो किस प्रकार से थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट बुलेटिन आया, उस बुलेटिन में एक आर्टिकल आया, उसका नाम था कैपिटल फ्लोज एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस। उसमें एक चेतावनी दी गई एक ऐसे इवेंट के बारे में जो कॉम्बिनेशन ऑफ शॉक्स रहेंगे, जिसमें मतलब बहुत सारे झटके लगेंगे लोगों को। जो पोर्टफोलियो आउटफ्लोस होते हैं वो तकरीबन 100 बिलियन से लेके डॉलर, यानी कि 7,08,80,000 करोड़ के समथिंग का जो कैश फ्लो वो बाहर जा सकता है। इसको ऑथर किसने किया है? इसको डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई माइकल देब्राता ने, उसके साथ में हरेंद्र बेहरा, सिलू मुदाली, इन लोगों ने रिपोर्ट जनरेट की है। ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसा इवेंट आता तो उसके साथ में कैसे डील किया जा सके।
नेक्स्ट इज जोमेटो ब्लिंकिट एक्विजिशन। जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया है 4,447 करोड़ में। ब्लिंकिट काफी अच्छी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जहां मैं रहता हूँ नोएडा में, वहां पर ब्लिंकिट हुआ, जेप्टो हुआ, ये काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। छोटी छोटी सिटीज में भी मेरे ख्याल से जल्दी लागू हो सकती है ये चीज। फिर इसके साथ साथ परमेश्वरन अय्यर हैं, नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। उन्होंने अमिताभ कांत जो हैं उनको सक्सीड किया है। चलो फिर अब हम आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो भाई वर्ल्ड की फर्स्ट फिशिंग कैट सर्वे इंडिया में हुआ। चिल्का लेक जो है उसमें तकरीबन 176 फिशिंग कैट्स हैं। तो ये आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया हुआ। चिल्का लेक का चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिशिंग कैट प्रोजेक्ट टीएफएसपी के साथ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फिशिंग कैट्स जो है वो स्टेट एनिमल घोषित हो चुकी है वेस्ट बंगाल की 2012 में। चिल्का लेक्स अथॉरिटीज ने 2020 में ये अनाउंस किया था कि लेक की जो एम्बेसडर है एक तरीके से वो फिशिंग कैट्स है। ठीक है। तो फिशिंग कैट्स का अगर हम आईयूसीएन स्टेटस देखें तो इनको वनरेबल की कैटेगरीज में रखा गया था। ये इंडेंजर्ड है वर्ल्ड वाइड। जो भी कंट्रीज में ये पाई जाती हैं वहां पर इनको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट में रखा गया है थ्रेटेंड स्पीसीज में। ठीक है। तो ये फेलाइंस की कैटेगरी में आती हैं, बिल्लियों की कैटेगरी में आती हैं। इनके अपार्ट ये पानी में रहना पसंद करती हैं, बाकी फेलाइंस पानी में रहना पसंद नहीं करते। हंटिंग एबिलिटीज इनकी पानी में बहुत अच्छी होती हैं। ये शेड्यूल्ड वन स्पीसीज की कैटेगरी में आती हैं। और इंडिया में टाइगर और एलिफेंट के बराबर इनको बचाने की मुहिम जो है वो चाहिए होती है। ठीक है। मार्शलैंड जो दलदली इलाके होते हैं, मैंग्रोव इकोसिस्टम्स होते हैं, वहां पर जो वो इलाके कम होते जा रहे हैं तो इनके हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं। ये कहाँ पाई जाती है जनरली? जैसे मैंने बताया वेटलैंड्स में पाई जाती हैं, फ्लडेड फॉरेस्ट है, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रिवर बेसिन जैसे कि मिकोंग जो वियतनाम में है, मिकोंग डेल्टा। ठीक है। इंडस जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में, वहां श्रीलंका में, जावा में। ठीक है। यहाँ पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओशन डे 2022। तो वर्ल्ड ओशन डे 2022 का थीम है रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन। इसका मतलब है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द वाटर बॉडी एज द ओशंस आर एन लिंक, जो हम सबको जोड़ते हैं। जून 8 2022 को मनाया जाता है। सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी में 1992 में, रियो डे जेनेरियो ब्राजील। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल इंडेक्स पे। हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 इंडिया को सबसे लोएस्ट में रखा गया है काफी। तो भाई ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है इंडिया की। जून 8 2022 को उन्होंने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के खिलाफ उनकी जो रैंकिंग्स दी हैं उनके खिलाफ उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत ही गलत है। इंडिया को 180 कंट्रीज में सबसे नीचे रखा गया। The government said that some of the indicators that were used for the index are extrapolated and based on the surmises and unscientific methods। कई सारे अनसाइंटिफिक मेथड्स यूज किए गए, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स यूज किए गए जो साइंटिफिक नहीं थे इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी ने जनरेट किया था, एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स क्या होती है कि जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं जैसे कि इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या करना है भाई, इसको डिटर करना है, उसको खत्म करना है कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मत करो। इसलिए ऐसी रेटिंग्स जो है, ऐसी जो इंडेक्सेस वगैरह उनको जारी कर करके इंटरनेशनल कम्युनिटी में नीचे दिखाओ ताकि जो गवर्नमेंट है वो बैकफुट पे आ जाए। फिर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो मंगोलिया का जो खुसबुगल नेक नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को की रिजर्व लिस्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, कार्निवोरस प्लांट इंडिया में जो है उत्तराखंड में पाया गया, जो इंसेक्ट्स को खाता है। तो एक रेयर कार्निवोरस प्लांट होता है। कार्निवोरस मतलब जो इंसेक्ट्स है, फिर जो भी बाहर उसको खाते हैं, प्लांट्स वगैरह नहीं खाते, मीट ईटिंग। तो इसका नाम है यूटिकुलेरिया, उत्तराखंड के ऊपर फुर्कुलेटा। ठीक है। इसको मंडल वैली जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, वहां पर उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको फाइंड किया है। ये पहली साइटिंग है उत्तराखंड में, इंटायर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पहली साइटिंग है, अकॉर्डिंग टू संजीव चतुर्वेदी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च। फिर आता है थियो मार्गेरिटा मैग्निफिका बैक्टीरिया। तो भाई एवरेज जो बैक्टीरिया होता है वो भाई विजिबल होता है सिर्फ पावरफुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के थ्रू, जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस लगते हैं। अगर आपने फिजिक्स का लेक्चर देखा होगा तो उसमें ऑप्टिक्स में मैंने इसके बारे में बताया है।
तो अभी तक क्या था, जो बैक्टीरिया थे उनको माइक्रोबियल या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म माना जाता था। जैसे सीपीआर है, 1 नैनोमीटर आ गया। ठीक, इकोलाई हो गया 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में। तो ये सब अभी तक क्या थे, ये सब आपके अभी तक नैनोमीटर की कैटेगरी में आ रहे थे। लेकिन ये जो आपका सी ए थियोमैग्नेटा मैग्निफिशा है, ये बेसिकली आपको भाई बाहर भी दिख रहा है, ये नेकेड आई से भी आपको दिख रहा है। जितने भी स्टेरियोटाइपिकल डेफिनेशन थी कि भाई आपके माइक्रोबियल जो होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, उसने इन सबको गलत बता दिया। अब सबसे लास्ट खबर, मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ESZ। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि हर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंडिया में है, उन सबकी पास एक बाउंड्री रहेगी जिसको हम कहेंगे इको सेंसिटिव जोन, जो उनकी कोर बाउंड्री से बाहर की तरफ 1 किलोमीटर की कम से कम मिनिमम होना चाहिए। और ये 10 किलोमीटर मतलब भी हो सकती है। मिनिमम 1 किलोमीटर रखना है। जो भी इनकी डिमार्केटेड बाउंड्रीज होती हैं उनसे बाहर 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक आप रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम 1 किलोमीटर का रखा गया है। बफर जोन की तरह एक्ट करेगा नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है। अगर ऑलरेडी उनके पास बफर जोन है 1 किलोमीटर से ज्यादा, तो फिर वो लागू रहेंगे। ठीक है, ESZ होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स वो एरियाज होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि MOEFFCC ने प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लागू किया गया है। ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। जो इन एरिया से बाहर मान लीजिए अर्बन इलाका है, अगर डायरेक्ट अर्बन इलाका इस नेशनल पार्क के कांटेक्ट में रहेगा तो भाई शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, कोई जगह नहीं हो जाएगी। तो ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पर छोटी 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 चीजें होती हैं वो परमिट की जाती है। मतलब ये ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं, ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं, हाई प्रोटेक्शन जोन की तरह काम करते हैं। लेशर प्रोटेक्टेड जोन्स के लिए ये 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। ऐसे जोन्स में एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, पॉल्यूशन, कमर्शियल माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, सॉ मिल्स लगाई जाती हैं, कमर्शियल यूज किया जाता है वुड का, टूरिज्म, प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, एफ्लुएंट्स वगैरह जो डिस्चार्ज किए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट वगैरह डिस्चार्ज किए जाते हैं, उन सब की मनाही रहेगी। पेड़ों का काटना, नेचुरल वाटर का कमर्शियल यूज करना, होटल्स का बनाना, इलेक्ट्रिकल केबल्स को लगाना, इन सबको लगाया जाएगा लेकिन एक रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह, ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो भी रिसोर्सेज है, इन सबको एक तरीके से यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। तो भाई आप लोगों को जैसे पता है कि भाई मेंटरशिप CDS की जो है वो मेरे द्वारा 2018 से चल रही है। ठीक है, अब CDS क्या बोलते हैं, जो भी आपको CDS की प्रिपरेशन करनी है, ND की प्रिपरेशन करनी है, FCAT SSB प्रिपरेशन करनी है, तो भाई आप मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा मटेरियल आप लोगों को मिलता है। बहुत सारे चैनल मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। मेरे बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मैंने CDS जो है वो 6 बार क्लियर किया है। 5 बार मैंने FCAT भी क्लियर किया है रिटेन। 11 बार मैं टोटल SSB गया हूँ। 11 बार SSB गया हूँ मैं, जिसमें से मेरा 4 बार के कॉन्फ्रेंस आउट है, 7 बार के स्क्रीन आउट है। आप लोगों की रिकॉर्ड में से पता ही होगा। तो भाई टारगेट CDS और NDA 2 2023 की बात करें, तो भाई नया CDS और NDA का जो बैच है वो अब 1 मई से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके 1 मई के बाद में कोई भी एडमिशन नहीं होगा। अगर दूसरा बैच लॉन्च होता है तो उस बैच में एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन जो पहला वाला बैच होगा उसमें आपका कोई भी एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको इसके लिए एडमिशन चाहिए तो 1 अप्रैल से लेके लास्ट अप्रैल तक जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स वगैरह जो भी हैं वो सारी की सारी मैं रिलीज जल्दी ही 1 अप्रैल पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स करवाए हैं भाई, इसमें आप लोगों को मल्टीपल रिविजन्स करते रहना है, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट आता है तो भाई कमेंट करके मुझे कभी भी बता सकते हो। प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी पूछ सकते हो। वहां पर बहुत अच्छे डिस्कशंस होते हैं, बहुत अच्छी क्वेरीज का सॉल्यूशन वगैरह बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू ऑल, जय हिंद।